मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। बाकी सबके रिस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी का यूज़ हम लोग ज़्यादा देखते हैं। लैब वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर तुमको मिलेगा n/2 H2SO4 सॉल्यूशन, n/10 H2SO4 सॉल्यूशन, या HCl का होगा तो n/10 HCl सॉल्यूशन, या कोई भी सॉल्यूशन अगर लैब वगैरह में होता है तो जनरली वो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होता है। तो नॉर्मेलिटी क्या है वो देखते हैं। This represents number of gram equivalent mass of solute dissolved per liter of solution is called normality. Normality is equal to number of gram equivalent mass by volume of solution। कॉन्सेंट्रेशन का जितना मेथड है उन सब में हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे होगा, एक्सेप्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी में हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और बाकी सब में जितना भी पढ़ोगे उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक फॉर्मेलिटी भी है लेकिन वो क्लास 12th में है और कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है तो उसको रहने देते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा होगा, और सॉल्यूशन हमारा लीटर में होगा क्योंकि पर लीटर हमारा डिज़ोल्व होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं नॉर्मेलिटी। सिंबल कैपिटल N। सो कैपिटल N is equal to number of gram equivalent by volume। ऐसा यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे हमारा मोल लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट लिखा जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर हमारा वॉल्यूम ml में होगा तो वही फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इनटू 1000। वन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल
अगर कोई लिखा हुआ है n/10 H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होगा 1/10 इन 10n, दैट इज 0.1 n H2SO4 सॉल्यूशन। जीरो पॉइंट वन n H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब हो गया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। ये हमारा होता है 98 ग्राम, ठीक है। 98 ग्राम हमारा जो है इसका मोलर मास होता है। तो अगर हमारा मोल्स रहता तो हम यहाँ पर लिखते 98 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा वो अभी इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल यहाँ समझ लो कि 4.9 ग्राम H2SO4 in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला एक्सप्लेन हम करेंगे कि ये कैसे आया है, ठीक है। फिलहाल नोट डाउन करो। इक्विवेलेंट मास ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है वो यहाँ रख दिए और उसका n फैक्टर यहाँ रख दिए, तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा वो हमारा कहा जाता है इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ आता है कि n फैक्टर क्या है। स्पीसीज n फैक्टर। एग्जाम्पल, कोई एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो n फैक्टर क्या होगा, उसका वैलेंसी हो जाएगा। जैसे अगर मैग्नीशियम है, n फैक्टर उसका हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2। एल्यूमिनियम है, उसका n फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि उसका वैलेंसी होता है 3। तो कोई भी एलिमेंट है उसका वैलेंसी उसका n फैक्टर बनेगा। अगर कोई एसिड है तो उसका n फैक्टर बनेगा उसका बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड। जैसे अगर हम लोग HCl लेते हैं एसिड, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि इसका बेसिसिटी 1। अगर हम लोग H2SO4 ले लें तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि इसका बेसिसिटी 2 हाइड्रोजन ये देगा। अगर हम लोग H3PO4 लें तो उसका n फैक्टर हो जाएगा 3। अगर ऑक्जेलिक एसिड ले लें तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। ये वाला दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। तो एलिमेंट का वैलेंसी हो जाता है n फैक्टर, एसिड का उसका बेसिसिटी हो जाएगा, जितना उसके पास
हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, बेस का एसिडिटी हो जाता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड। अगर कोई बेस होगा तो उसमें जितना OH आयन प्रोड्यूस होगा उतना उसका बेसिसिटी होता है और उतना ही उसका N फैक्टर हो जाएगा। जैसे अगर NaOH हो तो उसका N फैक्टर हो जाएगा 1 क्योंकि इसके पास एक OH है। अगर CaOH का होल ट्वाइस हो तो उसका N फैक्टर हो जाएगा 2। अब आता है सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन आयोनाइजेशन आयोनाइज होने के बाद वो जितना पॉजिटिव चार्ज देगा वो उसका जो है क्या हो जाएगा, N फैक्टर हो जाएगा। जैसे NaCl निगेटिव वाले का नहीं देखना है, Na प्लस देगा तो इसका N फैक्टर हो जाएगा 1। MgCl2 इसका N फैक्टर हो जाएगा 2। अगर कोई आयन है, कोई भी आयन अगर है उसका पूछा जाए तो उसका N फैक्टर क्या आएगा, चार्ज। जो चार्ज उसके ऊपर अवेलेबल है वो चार्ज या प्लस हो या माइनस हो वो उसका हो जाएगा N फैक्टर। जैसे अगर हमारा मान लेते हैं O डबल माइनस है, ऑक्साइड है तो इसका हमारा N फैक्टर हो जाएगा 2। क्लोराइड है तो उसका N फैक्टर हो जाएगा 1। तो इस तरह हमारा इतने तरह के स्पीसीज होते हैं तो उसके हिसाब से हमको जो है N फैक्टर निकालना होता है। अब कभी कभी जो है रिएक्शन में भी हमारा आ जाता है कि इक्विवेलेंट मास उसका क्या आएगा, रिएक्शन दे देगा। तो अगर रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो उसमें नोट फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए N फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। वो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है वो उसका N फैक्टर बनेगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं मैग्नीशियम है, इसके पास 2 प्लस चार्ज है। अब ये क्या कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg प्लस बन रहा है। तो इस केस में N फैक्टर इसका हो जाएगा 1। लेकिन वही अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इस केस में N फैक्टर हो जाएगा 2। क्लियर? हमारा स्पीसीज के हिसाब से ये रूल फॉलो करेंगे, रिएक्शन अगर हुआ तो ये रूल फॉलो करना है। ठीक है? N फैक्टर जो है वो क्या ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, उसमें ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है? पर अभी के लिए सिंपल तरीके से मान लो वैलेंसी।
वैलेंसी नहीं होता, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आर वेरी डिफरेंट टर्म्स, बट जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पर हम लोग सिंपल मान लेते हैं वैलेंसी के जैसा ही है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन होगा उसमें हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है? 2 का आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टर्म रेडॉक्स रिएक्शन में डिटेल में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में समझ लो कि ये भी चीज़ होता है, ऐसा नहीं है कि हम अधूरा चीज़ छोड़कर नहीं आगे बढ़ सकते ना। तो बस ये टर्म बता दे रहे हैं कि ये चीज़ हम लोगों को फिर मिलेगा, तो हम इसीलिए सिंपल सा एक ऑक्सीडेशन स्टेट नाम का टर्म होता है वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो जैसे ये है, इसमें हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है। कैसे होगा वो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ चेंज कितना आया? 2 का आया। तो n फैक्टर इस केस में, इस रिएक्शन के लिए n फैक्टर 2 आएगा। ठीक है। सो हमारे पास ये फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू n फैक्टर। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास का और इक्विवेलेंट का। पहला हमारा आया मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास बराबर आया हमारा मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास को जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जैसे हम लोग H2SO4 का बात करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारा होता है 98 ग्राम। यहाँ पर अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास इसका लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो हम लोग लिखेंगे क्या? 98U। तो उसी तरह इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98, n फैक्टर 2, तो ये हो जाएगा 49U। तो जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है उसी तरह हमारा टर्म आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ये हो गया हमारा क्या? इक्विवेलेंट मास इन ग्राम। जो इक्विवेलेंट मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, उसी तरह
इक्विवेलेंट मास को जब हम ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास। नियम थोड़ी बदल जाएगा, नियम यही है कि अगर हम लोग ग्राम यहाँ वो लगा देते हैं किसी के आगे, जैसे ग्राम एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट मास कहने का मतलब इक्विवेलेंट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, सिंपल सा टर्म है। तो जैसे एग्जांपल आया, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट मास आया 49, उसके साथ क्या लगा दिए, ग्राम। तीसरा टर्म इसमें आता है नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, n इज इक्वल टू m बाई कैपिटल M। तो हम लोगों ने नॉर्मेलिटी में क्या देखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ था नंबर ऑफ मोल्स, तो वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स की जगह हो गया ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस जो भी हमारा होगा, मास ऑफ सब्सटेंस बाय, यहाँ पर हम लोग GMM ये वाला डाले थे टर्म, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास के जगह पर हम ये फॉर्मूला डाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर मास ऑफ सब्सटेंस, ग्राम इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या डालें, GMM बाई n फैक्टर, तो यहाँ आ गया GMM, ऊपर आ गया n फैक्टर। ये एक दो फॉर्मूला हमारा हुआ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n नंबर ऑफ मोल्स है और n फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तीन फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। सो अभी हमने क्या देखा, नॉर्मेलिटी, ये था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास का हमने तीन फार्मूला पढ़ा, जिसमें हमारा एक फार्मूला आया n नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर बाय v, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ये क्या था मेरा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी दे दे
और कहे कि उसका नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो, तो सिंपल सा क्या करना है, जिस सब्सटेंस का भी मोलैरिटी देगा उसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग पहले पढ़े कि वैलेंसी वगैरह हो गया और एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सब से हम एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और सीधा सीधा मोलैरिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। ठीक है। और एक हमारा क्या आया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर किसका, ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना कि ये लीटर में ही होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को मोल्स के टर्म्स में समझते हैं, उस पर प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा एप्लीकेबल है इसके कंपेयर में। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, फॉर्मूला भूल गए, तो जाने दो। क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर कर देना है, तो इससे हमारा अच्छे से याद रहेगा। या फिर मोलैरिटी निकालना हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मोलैरिटी निकालना थोड़ा फैमिलियर है, मोलैरिटी निकाल के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मेलिटी हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एक टर्म आया था जैसे n/10 H2SO4, तो इसको हम क्या लिख दिए, 4.9 ग्राम H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। n/10 H2SO4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 n H2SO4। ये हमारा क्या हो गया, 0.1। इस n को लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास पर लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कितना आया था, H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 आया था हमारा 49 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 49 ग्राम H2SO4 इन 1 लीटर। तो ये आ गया 4.9 ग्राम H2SO4 इन 1 लीटर। तो इस तरह दैट इज अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हो उसमें 49 ग्राम H2SO4 अगर हम डालें तो उसको हम बोलेंगे 1N सॉल्यूशन। वही अगर 98 ग्राम अगर H2SO4 डाल दिए तो उसको बोलेंगे 1N सॉल्यूशन। ये डिफरेंस है दोनों में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों है सिमिलर टर्म, एन फैक्टर का अंतर है। ठीक है। एन फैक्टर क्या होगा कि अगर 1 होगा, नोट इफ एन फैक्टर इज 1, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करने में ये काम करेगा। एकदम देखना क्या है, एन फैक्टर मेरा कितना है, 1 है, ये वैल्यू 1 हो गया,
1 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। यानी किसी क्वेश्चन का मोलैरिटी दे और उसका नॉर्मेलिटी पूछे तो हम सबसे पहला काम करेंगे एन फैक्टर चेक करेंगे। अगर एन फैक्टर 1 आ रहा है, जैसे HCl के बारे में दे दे तो HCl का एन फैक्टर 1, तो अगर एन फैक्टर 1 है तो हम सीधा सीधा मोलैरिटी का वैल्यू नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी का वैल्यू मोलैरिटी में। फॉर एग्जांपल एन फैक्टर ऑफ HCl इज 1, HCl का एन फैक्टर 1 होता है। देयरफॉर फॉर HCl नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। अगर हम लोग जो है HCl के केस में चेक करेंगे तो जो मोलैरिटी आना है वही नॉर्मेलिटी आना है, जो नॉर्मेलिटी आना है वही मोलैरिटी आना है, नथिंग चेंज। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया नॉर्मेलिटी का विथ रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी।